चलो फिर क्लास 8 है आपकी, ठीक है। तो हम लोगों ने एस्टिमेशन कर लिया था, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन, डिटेल एस्टिमेशन, ठीक है। उसका एब्स्ट्रैक्ट कैसे बनाना है वो हमने नहीं सीखा था, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक हम लोग प्रैक्टिकल की जो क्लास लेंगे ट्यूसडे या वेडनेसडे को, उस दिन हम लोग उसका पूरा एब्स्ट्रैक्ट तक हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज थ्योरी की क्लास है, तो थ्योरी की क्लास में आज हम एनालिसिस ऑफ रेट्स पढ़ेंगे, ठीक है। एनालिसिस ऑफ रेट्स क्या होता है? आपका जो जो भी काम होता है, ठीक है, जो भी काम होता है उसके जो भी रेट्स हैं, ठीक है। रेट किस किस के? मटेरियल्स के रेट्स, ठीक है, मटेरियल्स के रेट्स और आपका लेबर का रेट, ये सब रेट्स को कैलकुलेट करके हम लोग ये पता लगाते हैं कि हमारे काम में कितना एक्सपेंस, कितना कॉस्ट पैसे का आ सकता है, ठीक है। तो ये हमें हमें कहाँ से मिलता है? देखिए, दिल्ली के लिए हमें मिलता है दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट्स, ठीक है। ये DSR 2016, ये आप गूगल करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। इसमें आपको सिविल इंजीनियरिंग के, इलेक्ट्रिकल के, जितने भी इंजीनियरिंग यूज होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, उसमें जितने भी काम होते हैं उन सब के रेट्स, उनके मटेरियल के रेट्स, लेबर के रेट्स, सब कुछ उसमें दिया हुआ है, ठीक है। उसके थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका DSR। और आपका एक है CPWD स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। CPWD स्पेसिफिकेशंस और DSR, इन लोग इस दोनों को साथ में मिलाकर हम एनालिसिस ऑफ रेट्स करते हैं, ठीक है। एनालिसिस ऑफ रेट्स करते हैं, ठीक है। हाँ, देखिए अंकुश कुमार राव ने बहुत DSR 2018 का भी आ चुका है, ठीक है। 2018 आपका लेटेस्ट है, ठीक है। उससे हम देखेंगे तो लेबर के रेट गिवन होंगे, ठीक है। बट आप AK उपाध्याय से या फिर BN दत्ता से जो भी क्वेश्चन करेंगे, उसमें जो कैलकुलेशन है वो तो सेम रहेगी, बट जो रेट्स है लेबर के, ठीक है, लेबर के रेट्स है, मटेरियल के रेट्स है, वो शायद आपके पुराने DSR से बने हो, ठीक है। तो वो आप अपने खुद के DSR के हिसाब से, खुद के इम्प्रूव्ड और लेटेस्ट DSR के हिसाब से उसको चेंज कर लीजिएगा बुक में, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप पुराने DSR से भी करते हैं या फिर जो बुक में रेट दिए हैं उससे भी अगर आप क्वेश्चन को करते हैं, फिर भी वो सही होगा, ठीक है। बस बाद में जाके जब प्रोजेक्ट पे काम करेंगे वहां पर आपको बस रेट्स को आपको चेंज करना है, बाकी कैलकुलेशन और मेथड आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो DSR 2018 आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके रेट्स हम शायद क्वेश्चन में यूज ना करें क्योंकि बुक्स में वो रेट्स अभी इनकलकेट नहीं हुए हैं, ठीक है। और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके AK उपाध्याय में या BN दत्ता में जो भी रेट्स गिवन हो वही आप फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। BN दत्ता में और AK उपाध्याय में भी शायद दोनों में रेट्स का डिफरेंस हो, ठीक है। उन दोनों कोई भी बुक आपके पास, आसिफ संजय महाजन ही क्यों ना हो, कोई भी बुक आपके पास, ठीक है, जो भी रेट्स गिवन है उसमें रेट सिर्फ एक चीज है जो थोड़ा सा डिबेटेबल है और डिफरेंट होंगे डिफरेंट बुक्स में, ठीक है। बस वो एक चीज है, बाकी तो आपका मेथड वगैरह सब कुछ सेम ही रहता है, ठीक है। आपका जो BN दत्ता है वो शायद क्यूबिक फीट के, मतलब एक क्यूबिक फीट के लिए रेट निकालता है, एक के उपाध्याय पर क्यूबिक मीटर रेट निकालता है, ठीक है। तो देखिए क्यूबिक मीटर का ऐसा यूनिट है, ठीक है। तो आप क्यूबिक मीटर में निकालिए, ज्यादा सही रहेगा। बाकी आपको BN दत्ता फॉलो करना है, क्यूबिक फीट में निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये है आपको हर एक काम का पर क्यूबिक मीटर, जैसे कंक्रीटिंग कर रहे हैं आप, तो कंक्रीटिंग में पर क्यूबिक मीटर आपका कितना रेट है, ठीक है। उसमें क्या क्या फैक्टर्स आएंगे, लेबर का फैक्टर आएगा, मटेरियल का फैक्टर आएगा, प्रोसीजर, कौन सा प्रोसीजर फॉलो हो रहा है उसका फैक्टर आएगा, ठीक है। तो कौन से फैक्टर्स आएंगे, उनके वो कैसे रेट्स पे प्रभाव डालते हैं, वो सब हमें एनालिसिस ऑफ रेट में समझना है, ठीक है। चलिए, तो यूनिट 2 है आपका एनालिसिस ऑफ रेट्स। यूनिट 1 में जो एस्टिमेशन ऑफ बिल्डिंग है, उसमें आपका जो प्रैक्टिकल 1 है जिसमें 2 रूम विद वरांडा का हमें पूरा कैलकुलेशन करना है, उसका मैंने देखो ब्रिक वर्क तक, सुपर स्ट्रक्चर के ब्रिक वर्क तक मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था, ठीक है। उसमें पेंटिंग, फिनिशिंग, टाइलिंग, फ्लोरिंग, इन सब का और होता है जो हम एनालिसिस करते हैं उसमें एस्टिमेशन के लिए, ठीक है। वो हम अगले वीक में ट्यूसडे, वेंसडे या थर्सडे में से किसी एक दिन हम आपका प्रैक्टिकल कराएंगे। प्रैक्टिकल आपका QSV का ऑनलाइन ही होगा क्योंकि उसमें ऑफलाइन कराने का कोई ऐसा जरूरत है नहीं, ठीक है। आपका QSV का प्रैक्टिकल जो होगा उसमें हम लोग एस्टिमेशन को और भी डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें आपका फिनिशिंग, फ्लोरिंग, डोर्स की कॉस्ट, वो सब भी हम निकालेंगे, ठीक है। फिलहाल हम अभी एनालिसिस ऑफ रेट्स पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, in order to determine the rate of a particular item,
the factors affecting the rate of that item are studied carefully. ठीक है, मैंने फैक्टर्स बताए थे. ठीक है, ठीक है. In order to determine the rate of a particular item, the factors affecting the rate of that item are studied carefully, and then finally a rate is decided for that item. इसका मतलब क्या है? जैसे आपका अर्थवर्क है, तो अर्थवर्क में आपके खुदाई के लिए अलग लेबर होगा, ठीक है. और उसका सॉइल की खुदाई करने के बाद सॉइल को ले जाने के लिए अलग लेबर होगा, ठीक है. सॉइल की खुदाई करने के लिए आपके अलग मशीन यूज होंगे, ठीक है. तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जो एक पर्टिकुलर काम को अफेक्ट करते हैं, ठीक है. तो वो सब फैक्टर्स को हमें स्टडी करना पड़ता है. उनके रेट्स हमें डेली शेड्यूल ऑफ रेट्स या फिर किसी और शेड्यूल ऑफ रेट से निकालना पड़ता है, और उसको हमें हमारे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उन रेट्स को उस रिक्वायरमेंट से मल्टीप्लाई करके हम लोग अपने फाइनल कॉस्टिंग को निकालते हैं, ठीक है. दिस प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द रेट्स ऑफ एन आइटम इज टर्म्ड एज एनालिसिस ऑफ रेट्स और रेट एनालिसिस. पहले यूनिट में क्या किया था, हमने सिर्फ एस्टिमेशन किया था, यार इतना काम हमें करना पड़ेगा, उतने काम का रेट क्या है वो भी हमें पता होना चाहिए ना, तभी तो हम प्रोजेक्ट का फाइनल कॉस्टिंग निकालेंगे, ठीक है. दिस प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द रेट्स ऑफ एन आइटम इज टर्म्ड एज एनालिसिस ऑफ रेट्स, ठीक है. रेट ऑफ पर्टिकुलर आइटम ऑफ वर्क डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, ठीक है. स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क, ठीक है. मतलब स्पेसिफिकेशन मतलब मैंने बताया था आपको, जैसे आपको सीमेंट कौन से ग्रेड की यूज करनी है, ठीक है. आपका लाइम कंक्रीट में सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट के क्या रेशियोज हैं, ठीक है. 1:2:4 है कि 1:3:6 है, उसके हिसाब से आपकी मटेरियल रिक्वायरमेंट्स होंगी. अगर मटेरियल रिक्वायरमेंट्स अगर आपको पता होगी, उसके बाद आपके मटेरियल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कॉस्ट मिल जाएगी. तो इसलिए हमें स्पेसिफिकेशन जरूरी होती है, ठीक है. क्वालिटी, प्रपोर्शन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन मेथड, कौन से मेथड से आप कर रहे हैं, ठीक है. क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड देयर कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ लेबर एंड देयर वेजेस, भाई लेबर का कॉस्ट क्या है, उनको कितने हमें सैलरी देनी है एक दिन में, ठीक है. लोकेशन ऑफ साइट ऑफ वर्क, अब साइट ऑफ वर्क कैसे फर्क डालेगा. देखो, अगर आपका साइट ऑफ वर्क किसी ऐसे एरिया में है जिसके आसपास रॉ मटेरियल्स का प्रोक्योरमेंट या रॉ मटेरियल आसानी से नहीं मिल पाता है, तो वहां पे मटेरियल्स को पहुंचाने में ज्यादा कॉस्ट लगेगा, ठीक है. तो इसलिए लोकेशन एंड साइट ऑफ वर्क आल्सो अफेक्ट्स द एनालिसिस ऑफ रेट्स, ठीक है. ओवरहेड एंड एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस, इसका मतलब क्या है, कैसे आप काम कर रहे हो वहां पे, तो आपके वर्कर्स हैं, आपके ऑफिसर्स हैं, आपके इंजीनियर्स हैं, उनके लिए आपको साइट पे कुछ एस्टैब्लिशमेंट बनाने पड़ेंगे, उनको छोटा मोटा आपको घर बनाना पड़ेगा, साइट ऑफिस बनाना पड़ेगा. तो इन सब की आपको कॉस्टिंग निकालनी पड़ेगी कि भाई इन सब का कॉस्ट कितना आएगा. अगर आप लेबर से काम करा रहे हो तो आपको लेबर हटमेंट बनाने पड़ेंगे वहां पे, ताकि लेबर वहां पे रहे, ठीक है. उन हटमेंट के लिए आपको सीवेज सिस्टम, वाटर सिस्टम सब कुछ बनाना पड़ेगा. तो ये सब आपका क्या हो गया, ओवरहेड एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट हो गया, ठीक है. इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर एग्जीक्यूशन, इक्विपमेंट कौन से चाहिए आपको, क्रेन तो नहीं चाहिए, आपका मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो आपको आइटम्स को बहुत ऊपर तक ले जाना है, उसके लिए आपको क्रेन चाहिए, ठीक है. ये सब आपको पता होना चाहिए. और ये ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, ये क्या होता है आपका कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट, ठीक है. आपका सीपीडब्ल्यूडी और डीएसआर हमेशा आपका कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट अराउंड 10 to 15% ऑफ टोटल कॉस्ट जोड़ने के लिए बोलता है, ठीक है. तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर तभी काम करेगा जब कुछ प्रॉफिट होगा, तो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट आपका डीएसआर के हिसाब से 10 to 15% होता है, ठीक है. तो ये सब कॉस्ट निकालने के बाद इन कॉस्ट को हम 1.1 या 1.15 से मल्टीप्लाई करके उसके बाद टोटल कॉस्ट निकालते हैं, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वो भी तो अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट के लिए ही काम करेगा ना, ठीक है. ये हो गया, ठीक है. नीड, अब नीड क्या है, एनालिसिस ऑफ रेट का नीड क्या है, वैसे तो पता ही है पर हम पढ़ भी लेते हैं. टू वर्क आउट द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ पर यूनिट ऑफ द आइटम्स, ठीक है. हर आइटम के पर यूनिट कॉस्ट क्या है, मतलब अगर हमें 100 क्यूबिक मीटर की एक्सकैवेशन करनी है तो हमें अगर 1 क्यूबिक मीटर का हमें रेट पता होगा तभी तो 100 क्यूबिक मीटर का रेट हम निकाल पाएंगे, ठीक है. ऐसे अगर 1 क्यूबिक मीटर एक्सकैवेशन का कॉस्ट है 20 रुपीज, आपका 100 क्यूबिक मीटर कितना होगा कॉस्ट, 20 into 100, ठीक है. इसलिए पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट मतलब पर मीटर क्यूब या पर क्यूबिक फीट हमें रेट पता होना चाहिए. टू वर्क आउट द इकोनॉमिकल यूज ऑफ मटेरियल्स एंड प्रोसेसेस इन कंप्लीटिंग द पर्टिकुलर आइटम. हम देखो कॉस्ट कंट्रोल तभी बढ़िया होगी जब हमें वर्क के हर एक कंपोनेंट के बारे में पता होगा, उस कंपोनेंट्स में कितना कॉस्ट लग रहा है वो भी हमें पता होगा, ठीक है. तो इकोनॉमिकल यूज तभी होगा जब हमारा कॉस्ट पे कंट्रोल होगा, और कॉस्ट पे कंट्रोल कब होगा, जब हमारा रेट एनालिसिस साउंड और डिटेल्ड होगा,
ठीक है, वर्क आउट द कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा आइटम विच आर नॉट प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड और एग्रीमेंट। मतलब जैसे कोई एक्स्ट्रा आइटम है, ठीक है, कोई नई टाइप की शटरिंग है, कोई नई टाइप की कंक्रीटिंग है, ठीक है, अगर आपने शुरुआत में ये एसेस नहीं किया कि हमें ऐसा कोई स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीटिंग या स्पेशल टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट या स्पेशल टाइप ऑफ कोई मटेरियल यूज करना है हमें, ठीक है, और बाद में ये नीड अराइज होता है कि नहीं नहीं हमें ये भी करना पड़ेगा, तो उस वक्त भी रेट एनालिसिस से ही आप उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है उसके अप्रूवल के लिए आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो रिवाइज द शेड्यूल ऑफ रेट ड्यू टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर और ड्यू टू चेंज इन टेक्निक, ठीक है। देखिए डेली शेड्यूल ऑफ रेट तो आपका कॉमन है ही, आपका एक शेड्यूल ऑफ रेट डीएसआर के हिसाब से साइट का ही बना होगा, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बट इन केस अगर कोई चेंज आता है आपके डेली शेड्यूल ऑफ रेट से, जैसे मैंने क्या बोला था डीएसआर 2016, बट किसी एक स्टूडेंट ने बताया कि डीएसआर 2018 आ चुका है, ठीक है। अगर हमने रेट एनालिसिस नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि 2016 से 2018 में क्या क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो इसलिए रेट एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर किसी मटेरियल के कॉस्ट में इंक्रीज आया, किसी लेबर के कॉस्ट में इंक्रीज आया, तो हम देख पाएंगे कि कैसे करस्पॉन्डिंगली आपका कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये आपका रेट एनालिसिस, रेट एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। रेट एनालिसिस से क्या होता है हमारा कॉस्ट कंट्रोल, ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल, हमारा कॉस्ट कंट्रोल के लिए सबसे इफेक्टिव टूल है रेट एनालिसिस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोसीजर ऑफ रेट एनालिसिस, अब प्रोसीजर क्या क्या है, ठीक है, क्या क्या चीजें हमें लेनी पड़ती है। फॉलोइंग सब आर एस्टिमेटेड एंड एडेड टुगेदर टू गेट द रेट पर यूनिट ऑफ एन आइटम। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है, मटेरियल कितना लगने वाला है हमारा, ठीक है, उसकी कॉस्ट क्या है मार्केट में, ठीक है। फिर कौन से लेबर लगेंगे, बेलदार, मजदूर, ऐसे देखिए आप लोगों का एक होम असाइनमेंट है जो आपको खुद करना है, ठीक है, सबमिशन कुछ नहीं करना। बहुत टाइप के लेबर्स होते हैं, ठीक है, लेबर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है, जैसे मेसन हो गया, ठीक है, मेसन हो गया, बेलदार हो गया। तो आपको क्या करना है, आपको गूगल करना है कि ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबर्स होते हैं इनका काम क्या होता है, ठीक है, इनका काम क्या होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका एक ही लेबर हर काम कर रहा है, ठीक है, आपका एक्सकेवेशन के लिए अलग लेबर है, एक्सकेवेशन के मटेरियल को उठा के ले जाने के लिए अलग लेबर है, ठीक है, मशीन को ऑपरेट करने के लिए अलग लेबर है। तो ये सब आपको मेसन, बेलदार, ऐसे बहुत सारे लेबर टाइप्स होते हैं, तो आपको ये खुद समझना है। वैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में शायद आपने पढ़ा हो, ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो गूगल आप कीजिए, ठीक है, आपका यही असाइनमेंट है कि आपको खुद समझना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबर्स कौन से होते हैं और उनके क्या क्या रोल्स होते हैं, ठीक है। इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टीम वर्क आपके साइट पे, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, कौन से इक्विपमेंट कर रहे हैं, ओवरहेड एक्सपेंसेस, मैंने कहा था ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इंक्लूडिंग इंसिडेंटल, मतलब अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, अगर कोई सेफ्टी मेजर में कोई लैप्स हुआ, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आई, तो उसमें आपके हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस, ठीक है, क्या कितने आ सकते हैं, इसका भी एक मोटा मोटी एस्टिमेट होना चाहिए आपका, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्टर प्रोग्राम मैंने बताया ही था, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, रिफर दी एनालिसिस ऑफ रेट फॉर दिल्ली 2016, ठीक है, और 2018 आपका लेटेस्ट है, ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय सीबीडब्ल्यूडी। सीबीडब्ल्यूडी आपका डीएसआर हर समय बनाता है, हर बार बनाता है, ठीक है। डीएसआर तो क्या है, उसमें सिर्फ रेट्स गिवन है, ठीक है। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझना है कि डीएसआर में ये रेट आए कैसे, उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, डीएआर, ठीक है। डीएसआर होता है डेली शेड्यूल ऑफ रेट्स और डीएआर होता है डेली डेली एनालिसिस ऑफ रेट्स, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको मैंने अपने साइट पे रखी है आपको, ठीक है। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, ठीक है, ताकि आप समझ पाए कि एनालिसिस ऑफ रेट्स एक्चुअल में साइट पे कैसे होता है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तो करेंगे ही हम, तो उससे भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। चलिए फिर तो प्रोसीजर, इसमें हम जो भी सब हेड उनको समझते हैं, ठीक है। क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल एंड इट कॉस्ट बेस्ड ऑन द डिटेल स्पेसिफिकेशंस। डिटेल स्पेसिफिकेशन क्या है, डिटेल स्पेसिफिकेशन क्या था आपको याद होगा, डिटेल स्पेसिफिकेशन वही एस्टिमेशन है, तो एस्टिमेशन डिटेल एस्टिमेशन हम निकालते थे, वही डिटेल स्पेसिफिकेशन। इसमें हमारा क्या गिवन होता है, हमारा क्वांटिटी गिवन होता है डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स के लिए, ठीक है। बेस्ड ऑन द डिटेल स्पेसिफिकेशन एस्टिमेटर टेक्स आउट द quantities of various material required per unit quantity of an item, ठीक है। The cost of material is then calculated from the local market rate। जो भी local market rate होगा, एक quantity निकाल ली, इस quantity का local market rate क्या है, उससे multiply करके हमारा rate आ जाएगा, ठीक है, rate या costing, ठीक है, आ जाएगी, ठीक है। Rate of materials
are usually taken as the rates delivered at the site of work and include the first cost and origin, cost of transport, railway freight, sales tax etc. मतलब अब क्या, अब रेट एक मटेरियल की कॉस्ट में क्या क्या होगा, सिर्फ मटेरियल कॉस्ट नहीं होगा उसका, उसके मटेरियल कॉस्ट भी होगी, उसका जो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वहां से आपके साइट तक ले जाने का कॉस्ट, वो भी एक काफी मेजर कंपोनेंट मेजर कंपोनेंट होता है आपके एनालिसिस ऑफ रेट्स में, ठीक है। अब कितना पैसा लग रहा है उसको साइट तक ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है। The rates of material vary from place to place and therefore rates of different items of work also vary from place to place, ठीक है। अब देखिए मटेरियल का कॉस्ट तो ऑलमोस्ट सेम होगा, ठीक है, पर मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है, वो तो हर साइट के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। इसलिए क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड इट्स कॉस्ट इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है, इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। चलिए फिर लेबर कॉस्ट, लेबर इज नेसेसरी टू डू द वर्क फिजिकली टू एग्जीक्यूट द असाइन्ड टास्क, their wages, expenditure on amenities, commission and compensation etc. is taken into consideration to arrive at the cost, ठीक है। ताकि amenities provide करेंगे हम उनको, ठीक है, पानी देंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी देंगे उन लोगों को लेबर हेटमेंट्स में, ठीक है, तभी तो वहां पे रहेंगे, ठीक है। कंपनसेशन कि भाई काम के लिए कितना कंपनसेट कर रहे हैं, कितना पैसा हम दे रहे हैं, ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ लेबर इन्वॉल्व फॉर ईच आइटम डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ वर्क, स्टेज ऑफ वर्क एंड आउटटर्न ऑफ लेबर पर 8 hours वर्क इन अ डे। क्या क्या नेचर ऑफ वर्क मतलब काम कैसा है, ठीक है, कौन से स्टेज पे है, ठीक है। और ये क्या होता है आउट टर्न ऑफ लेबर, आउट टर्न ऑफ लेबर बेसिकली क्या होता है आपका एफिशिएंसी, क्या होता है आपका एफिशिएंसी, एफिशिएंसी या इसको बोल लीजिए प्रोडक्टिविटी, ठीक है। मतलब एक लेबर एक दिन में कितना काम एक पर्टिकुलर वर्क का कर सकता है, मतलब वो कितना एक्सकेवेशन कर सकता है, या वो कितना कंक्रीटिंग कर सकता है, या फिर वो कितना ब्रिक वर्क कर सकता है, ठीक है। ये सब हमारा डीएसआर और डीएआर में ऑलरेडी फैक्टर्ड होता है, उसमें लिखा होता है कि इतना काम हम एक लेबर से एक दिन में एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। और वो एक दिन में नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि 24 घंटे काम कर रहा है वो, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 24 घंटे काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। हम उसको मानते हैं 8 hourly वर्क इन अ डे, मतलब अगर एक दिन बोल रहे हैं इसका मतलब है कि एक दिन में वो 8 घंटे काम कर रहा है। इसका मतलब डीएसआर और डीएआर के हिसाब से एक लेबर 8 घंटे में इतना काम कर सकता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि हमें 10 मीटर क्यूब का एक्सकेवेशन करना है एक दिन में, ठीक है, और डीएसआर बोलता है, ठीक है, क्या एग्जैक्टली बोलता है वो नहीं पता मेरे को, पर मैं बताता हूँ, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि 1 क्यूबिक मीटर पर डे मतलब 8 आवर्स, ठीक है, ठीक है। तो एक लेबर अगर 1 मीटर क्यूब पर डे काम कर लेता है और हमें 10 मीटर क्यूब पर डे का काम कराना है, तो हमें कितना लेबर चाहिए होगा, कितना लेबर चाहिए होगा, हमें 10 लेबर चाहिए होगा, ठीक है, हमें 10 लेबर चाहिए होगा। तो यही होता है हमारा, ठीक है, हमारा यही होता है आउट टर्न, इसी को बोलते हैं हम आउट टर्न। आउट टर्न कुछ नहीं है, सिंपली आपका प्रोडक्टिविटी का दूसरा डेफिनेशन है, ठीक है। चलिए तो आउट टर्न हम आगे से समझेंगे, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट लेबर के टाइप्स का डिफरेंट डिफरेंट आउट टर्न भी पढ़ेंगे, हम कितना आउट टर्न कितना काम वो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए cost of equipment, certain equipment tool plants are also employed for the construction of work, ठीक है। जो इक्विपमेंट आप कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क के लिए एम्प्लॉय कर रहे हैं उनका भी तो कॉस्ट होगा कुछ, ठीक है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ठीक है, ऑपरेशन में कितना कॉस्ट आ रहा है, उसके मेंटेनेंस में कितना कॉस्ट आ रहा है। जैसे अगर आप एक्सकेवेटर यूज कर रहे हैं, कोई मशीन यूज कर रहे हैं, तो उसमें ऑयलिंग करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। आप कंक्रीट का पंप यूज कर रहे हैं, उस पर भी आपको पंप का जो लाइन है उसकी भी ऑयलिंग करनी पड़ेगी, है ना, लुब्रिकेशन करना पड़ेगा ताकि वो सही काम करे, ठीक है, उसको फ्यूल भी चाहिए होगा। तो ये सब कॉस्ट भी हमें फैक्टर इन करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ओवरहेड expenses during the execution of work, some miscellaneous expenses have to be incurred, the same if not counted for in the analysis, there can be loss on the completion of the job। मतलब अगर हमने overhead expenses नहीं लिए, ठीक है, अगर हमने ओवरहेड एक्सपेंसेस नहीं लिए तो हमारे काम में पैसे कम पड़ सकते हैं आगे जाके, जिससे हमारे कंप्लीशन के रेट में हिंड्रेंस आ सकती है, ठीक है। कोई डाउट पूछ रहा है मुझे कि प्लांट क्या होता है, प्लांट कुछ नहीं है, जैसे अगर आप आपका बैटिंग प्लांट होता है एक, ठीक है, आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे बैटिंग प्लांट, ठीक है, एग्जांपल है ये, ठीक है। बैटिंग प्लांट में क्या होता है आपकी कंक्रीटिंग होती है, ठीक है, कंक्रीट इज मेड इन बैटिंग प्लांट, ठीक है। तो उसके कॉस्ट के बारे में यहाँ बात हो रही है, ठीक है। बहुत सारे से बैटिंग प्लांट एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जहां पर हमें
बहुत सारी चीजें बनानी पड़ती है कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। तो उन प्लांट की बात कर रहा है, ठीक है। जैसे बैचिंग प्लांट हो गया आपका, ठीक है, जिसमें आपका कंक्रीट बनाया जाता है, ठीक है, तो उसी की बात कर रहा है वो, ठीक है। ओवरहेड चार्जेस और मिसलेनियस एक्सपेंसेस इंक्लूड ऑफिस एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग रेंट, स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीफोन, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, supervision, handling of material, carriage, depreciation of tools and plant, expenditure on labor amenities, commission, compensation, ठीक है। तो ये सब बहुत सारे सब हेड्स हैं इसके ओवरहेड एक्सपेंसेस के, जो हमें फैक्टर इन करने पड़ते हैं एनालिसिस ऑफ रेट्स के समय, ठीक है। 2 to 5% में भी अलाउड फॉर ओवरहेड चार्जेस, ठीक है। जनरली 2 to 5% हमारे ओवरहेड चार्जेस के लिए हम लोग लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमारा 100 रुपए है तो हम 5 रुपए और मान लेंगे ओवरहेड एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है, यही बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट है। कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट मैंने बताया था 10% to 15% होता है हर एक काम के लिए, ठीक है। हर एक काम के लिए आपका अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर होगा, ठीक है। तो उसी कॉन्ट्रैक्टर का कितना वो प्रॉफिट लेगा उस काम में, अगर 100 रुपए का काम है तो कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट आपसे कम 110 रुपए तो कॉन्ट्रैक्टर मांगेगा ही मांगेगा, ठीक है। तो ये आपका, ये भी आपको फैक्टर इन करना पड़ता है कि अगर हमें 100 रुपए का काम कराना है तो कॉन्ट्रैक्टर को हम 110 रुपए देंगे, ठीक है। चलिए बस यही हो गया। उसके बाद क्या है, टास्क और आउट टर्न वर्क, मैंने बताया था क्या होता है ये, ठीक है। तो बस उसी का एक्सप्लेनेशन है, और डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए एक लेबर कितना वो काम कर सकता है उसका यहाँ पे टेबल है, ठीक है। The capacity of doing work by an artisan or skilled labor in the form of quantity of work per day is known as the task work or outturn of the labor, ठीक है। The outturn of labor per artisan varies to some extent according to nature, size, height, situation, location, etc. कॉमन सेंस की बात है, देखिए काम में जितने फैक्टर्स आपके चेंज होते रहेंगे उसी के हिसाब से आपका प्रोडक्टिविटी या आउटटर्न भी चेंज होता रहेगा, ठीक है। इन बिगर सिटीज वेयर स्पेशलाइज्ड और एक्सपीरियंस लेबर इज अवेलेबल, आउटटर्न इज ग्रेटर, ठीक है। आपके दिल्ली में, जैसे दिल्ली में आपके लेबर ज्यादा है, ठीक है, आपके लेबर ज्यादा है, लेबर ज्यादा स्किल्ड है, ठीक है। आपको यहाँ पे मशीन्स मिल जाती है, बहुत सारी और एमिनिटीज मिल जाती है, इससे यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है लेबर का वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अ स्मॉल विलेज और अ स्मॉल टाउन जहाँ पे काम हो रहा होगा, ठीक है। The following may be taken as the approximate quantity of work or outturn or task for an average artisan per day, ठीक है। जैसे पहला है ब्रिक वर्क इन लाइम और कंक्रीट इन फाउंडेशन, ठीक है। तो इसमें ये पर डे क्या बता रहा है, पर डे बता रहा है 45 क्यूबिक फीट पर मेसन, ठीक है। 45 क्यूबिक फीट, ठीक है। अब 45 क्यूबिक फीट दिया हुआ है तो ये पर मीटर क्यूब में कितना हुआ, फटाफट कन्वर्ट करो, फटाफट कन्वर्ट करो, बताओ मुझे, फटाफट फटाफट कन्वर्ट करो और मुझे बताओ ये कितना आ रहा है। देखिए ये आ रहा है आपका 1.25 क्यूबिक मीटर, ठीक है, ठीक है। तो यही यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि एक लेबर, जो आपका लेबर है वो ब्रिक वर्क इन लाइम एंड कंक्रीट, ब्रिक वर्क इन लाइम और सीमेंट मोर्टार इन फाउंडेशन, आपका मेसन। अब मेसन क्या होता है, मेसन क्या होता है बताओ। मेसन तो वही होता है जो ब्रिक वर्क करता है, जब ब्रिक्स बिछाता है, उसपे मोर्टार लगाता है, ठीक है। तो ये तो मेसन हो गया, ठीक है। ऐसे मेसन भी एक टाइप ऑफ आपका लेबर है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत और टाइप्स ऑफ लेबर होते हैं, ठीक है। तो वो आपको समझना है, मेसन होते हैं, बेलदार होता है, मिस्त्री होता है, ठीक है। मिस्त्री तो मेसन ही हो गया, ठीक है। तो नहीं, देखिए सुमित कुमार, मोस्ट प्रोबेबली आपको जो रेट्स हैं वो क्वेश्चन में गिवन ही रहेगा, क्योंकि इसको याद करना काफी मुश्किल है, ठीक है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आपको रेट्स गिवन रहेगा, ठीक है। बाकी अगर अगर कुछ और है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी रेट्स मोस्ट प्रोबेबली आपके क्वेश्चंस में गिवन ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ कुछ काम के लिए प्रोडक्टिविटी कितनी है आपकी क्यूबिक फीट में और क्यूबिक मीटर में, वो आपको गिवन है, ठीक है। फिर सुपर स्ट्रक्चर में ब्रिक वर्क टू मतलब अबव, ऐसा ही नीचे है, बस फाउंडेशन प्लिंथ की जगह क्या आ गया, सुपर स्ट्रक्चर। तो सुपर स्ट्रक्चर में एक दिन में एक मेसन कितना काम कर सकता है, 1 क्यूबिक मीटर, ठीक है। फिर ब्रिक वर्क इन मड मोर्टार, ये सीमेंट मोर्टार है तो मड मोर्टार में प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो जाती है, 1.5 क्यूबिक मीटर की हो जाती है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर में फिर ब्रिक एंड सीमेंट मोर्टार, हाफ ब्रिक पार्टीशन वॉल्स, ठीक है। ऐसे बहुत सारे काम है, उसके हिसाब से की प्रोडक्टिविटी का टेबल आपको एक उपाध्याय में या फिर बीएन दत्ता में आपको मिल जाएगा, ठीक है।
चलिए फिर ऐसे ही बहुत सारे काम है आपके, ठीक है। तो ये आपको यही आपको समझना है, ठीक है। इसी को हम यूज करेंगे जब हमें जैसे गिवन है कि सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 आपका 5 क्यूबिक मीटर काम एक मेसन कर लेता है एक दिन में। तो अगर हमें 100 मीटर क्यूब का 1:2:4 की कंक्रीटिंग करनी है तो हमें कितने मेसन लगेंगे? 100 डिवाइडेड बाई 5 कितना लगेगा? 20 मेसन, ठीक है। तो ये लेबर का क्वांटिटी निकालने के लिए हम लोग टास्क और आउटटर्न वर्क को यूज करते हैं, ठीक है। इट्स नथिंग बट प्रोडक्टिविटी ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ लेबर फॉर अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ वर्क, ठीक है। तो ये आपका टास्क और आउटटर्न वर्क होता है, ठीक है। चलिए फिर लेबर रिक्वायरमेंट फॉर डिफरेंट वर्क, ठीक है। जैसे अर्थ वर्क है, ठीक है। तो ये आपका अर्थ वर्क में कितने लेबर रिक्वायर्ड है, ठीक है। अर्थ वर्क पर 10 क्यूबिक मीटर मतलब 10 मीटर क्यूब के अर्थ वर्क के लिए हमें कितना लेबर चाहिए। ये आपका वो यूनिट है, ठीक है। ये आपका वो यूनिट है जो मैं बोल रहा था, यूनिट वर्क, ठीक है। तो पर 10 क्यूबिक मीटर हमें कितना लेबर चाहिए हमें, वो यहाँ पर हमारा गिवन है, ठीक है। तो एक्सकेवेशन फाउंडेशन ट्रेंचेस इन ऑर्डिनरी सॉइल, ठीक है। ऑर्डिनरी सॉइल मतलब नॉर्मल सॉइल जो मिलता है आपको यहाँ पे, जिसमें रॉक्स वगैरह नहीं होते, ठीक है। डिस्पोजल अप टू 30 मीटर मतलब एक्सकेवेट करके हम कितनी दूर तक इसको सॉइल को स्टोर करेंगे, ठीक है। तो ये अप टू 30 मीटर की स्टोरेज का बता रहे हैं, ठीक है। 30 मीटर दूर तक अगर हम ले जा रहे हैं सॉइल को, एंड लिफ्ट अप टू 1.5 मीटर मतलब 1.5 मीटर का हमारा हाइट है एक्सकेवेशन का, ठीक है। तो कितना मजदूर लगेगा हमारा? 3 1/4 मतलब 3.25 मजदूर, ठीक है। मजदूर कौन सी क्लास ऑफ वर्क होती है? मजदूर कौन होते हैं, ठीक है। आपको ये भी गूगल करना है कि मजदूर का काम होता क्या है। बेसिकली मजदूर का काम हमारा गड्ढा खोदना ही होता है, एक्सकेवेशन ही होता है, ठीक है। फिर भी आप इसका प्रॉपर डेफिनेशन देखना गूगल में कि मजदूर और कौन से काम कर सकते हैं, ठीक है। आज से देख के पता लग रहा है कि मजदूर एक्सकेवेशन तो करते ही हैं, और मजदूर एक्चुअली क्या होते हैं, क्या वो स्किल्ड होते हैं, क्या नॉन स्किल्ड होते हैं, ठीक है। और कौन सा काम वो कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पे खुद समझना है, ठीक है। उसके बाद एक्सकेवेशन फाउंडेशन टचेस हार्ड सॉइल, ठीक है। तो ये ऑर्डिनरी सॉइल है, ये हार्ड सॉइल है। हार्ड सॉइल मतलब इसमें रॉक्स होंगे, पत्थर होंगे, ठीक है। तो इसको ऑब्वियसली इसके लिए लेबर आपको ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो 7 3/4 मतलब 7.75, ठीक है। वैसे तो देखिए 0.75 लेबर तो नहीं आ सकता आपका, तो ऑब्वियसली आप 8 लेबर यूज करेंगे, 8 मजदूर यूज करेंगे, ठीक है। पर ये पर 10 क्यूबिक मीटर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नंबर मतलब उतने लोग चाहिए हमें, ठीक है। 7.75 लोग चाहिए। नॉस मतलब नंबर्स, नॉस मीन्स नंबर्स, ठीक है। नॉस मीन्स नंबर्स, समझ गए। चलिए, तो ये आपका है, ये अर्थवर्क का हो गया, ठीक है। हम किसे करेंगे? सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। हम अब पढ़ेंगे सीमेंट कंक्रीट का। सीमेंट कंक्रीट में लेइंग, अब सीमेंट कंक्रीट में हमें बहुत सारी चीजें चाहिए, मजदूर भी चाहिए, हेड मेसन भी चाहिए, मेसन भी चाहिए, बिस्ती भी चाहिए। अब ये देखिए यहाँ पर 4 क्लासेस ऑफ लेबर यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसलिए मैंने बताया था, आपको हर लेबर क्लास का क्या काम होता है वो आपको खुद समझ के रखना है, ठीक है, ताकि अभी समझ पाए कि क्या लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आपको ये खुद समझना है यहाँ पे, ठीक है। फिर लेइंग ऑफ 25 mm थिक डीपीसी, ठीक है। तो इसमें भी लिखा हुआ है कितने मजदूर लगेंगे, कितने मिस्त्री लगेंगे, कितने मेसन लगेंगे, कितने हेड मेसन लगेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो हम हमारे पास जैसे हमें समझ लो 100 मीटर के ऊपर काम करना है हमें, ठीक है। हमें मजदूर कितने लग रहे हैं इसमें? मजदूर लग रहे हैं हमें 10 नंबर, ठीक है। 10 मजदूर लग रहे हैं हमें, ठीक है। और 100 मीटर का काम है, तो हमें और क्या चाहिए होगा? हमें आउट टर्न भी चाहिए होगा। आउट टर्न की भाई एक मजदूर कितना डीपीसी एक दिन में कर लेता है, तो क्वेश्चन में आपको ये भी गिवन रहेगा, ठीक है। उसके हिसाब से आप निकाल पाओगे कि 10 मजदूर एक दिन में कितना आउट टर्न कर लेते हैं। उसके हिसाब से आप समझ जाओगे कि ये कितना दिन में हो सकता है, ठीक है। प्रोजेक्ट प्लानिंग में यही यूज होता है, ठीक है, आउट टर्न, ठीक है। तो आउट टर्न में आपका इससे आप बदल जाए कितने दिन लगने वाले हैं आपके, ठीक है। तो ये सब हम लोग एलआईसी रेट में करते हैं, ठीक है। बाकी तो ये सब हम लोगों को ये सब फैक्टर्स इसलिए पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लाइन कंक्रीट में भी लिखा हुआ है मजदूर कितने लग रहे हैं, बिस्ती कितने लगेंगे पर 20 क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो आप पर 10 क्यूबिक मीटर कर दोगे तो ये सारे हाफ हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको ये
यूनिट्स के हिसाब से पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी देखिए एक काम कीजिए, आज हम क्लास को इधर रोकेंगे क्योंकि कॉलेज में कुछ काम कर रहा है, आपके बैक एग्जामिनेशन के पेपर्स चेक हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे, ठीक है। तो एक काम कीजिए, अटेंडेंस लगा दीजिए अपना, ठीक है। अटेंडेंस लगा दीजिए अपना, नाम, रोल नंबर और शिफ्ट, ठीक है। नेम, रोल नंबर एंड शिफ्ट। नॉस का फुल फॉर्म है नंबर्स, ठीक है। नॉस का फुल फॉर्म है नंबर्स, ठीक है। इतने लोग लगते हैं हमें, ठीक है। नॉस मींस नंबर, ठीक है। अपना नाम, बीटी, रोल नंबर और शिफ्ट फटाफट लिखिए आप, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी बैक एग्जामिनेशन हुए थे तो उस बैक एग्जामिनेशन की चेकिंग हो रही है पेपर्स की, ठीक है। तो इसलिए हम रेगुलर क्लासेस नेक्स्ट वीक से ही कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म करनी पड़ रही है मेरे को, ठीक है। अब देखिए इसको, ठीक है। बाकी उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मटेरियल रिक्वायरमेंट करेंगे कि अगर एक मटेरियल में कितने रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है। जैसे अगर 1:2:4 का सीमेंट है तो उसमें कंक्रीट है तो उसमें सीमेंट कितना लगेगा, सैंड कितना लगेगा, कोर्स एग्रीगेट कितना लगेगा, ठीक है। तो ये सब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और अगले क्लास में आप लोगों को हर एक लेबर जैसे मिस्त्री क्या करता है, मेसन क्या करता है, हेड मेसन क्या करता है, मजदूर क्या करता है, आपको ये पढ़ के आना है अगले क्लास में, ठीक है। मैं तो पढ़ाई दूंगा अगले क्लास में आपको, ठीक है। पर आपको खुद भी ये समझ के आना है कि मिस्त्री क्या काम करता है, मेसन क्या काम करता है, मजदूर क्या काम करता है, क्यों मजदूर ज्यादा लग रहे हैं, मिस्त्री कम लग रहे हैं, मेसन कम लग रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ के आना है, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या क्या सीख लिया इस क्लास में? सबसे पहले हमने आउटकम सीख लिया कि भाई एक लेबर कितना प्रोडक्टिविटी दिखा सकता है एक दिन में, ठीक है। उसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए कि हमें कितनी लेबर की रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। उसके बाद अब अगला अगला पार्ट क्या है कि भाई लेबर का वेज कितना है, इन लोगों को पैसा कितना देना है, ठीक है। ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। उसके बाद हमारा रेट ऑफ एनालिसिस ऑफ रेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले हमें क्या चाहिए? क्वांटिटी। तो क्वांटिटी हमारी कहाँ से आती है? डिटेल एस्टिमेशन से, ठीक है। क्वांटिटी के बाद पर यूनिट क्वांटिटी का हमें रिक्वायरमेंट पता है, उसके हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट आएंगी लेबर की, ठीक है। लेबर की रिक्वायरमेंट आएगी, ठीक है, लेबर की रिक्वायरमेंट आएगी। तो लेबर की रिक्वायरमेंट के बाद हमें उनका वेज पता होना चाहिए, जो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे कि उसके वेज कितना है, ठीक है। ये सब आपको डीएसआर में मिलता है। जो वेज होता है ना, ये डेली शेड्यूल ऑफ रेट्स को वेज मिलता है उनका कि एक दिन में हमें कितना पैसा देना है, ठीक है। अब एक दिन में कितना पैसा देना है तो पता है हमें, कितना दिन लगेगा उस काम करने में, उसके लिए हमें क्या चाहिए? आउटटर्न, कि भाई प्रोडक्टिविटी कितनी है, एक लेबर एक दिन में कितना काम कर लेता है, ठीक है। तो ये हमारे 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था यूनिट 1 में। सबसे पहला वाला पार्ट क्वांटिटी, ठीक है, इसमें हमने क्वांटिटी निकाली थी। उसके बाद हमें लेबर रिक्वायरमेंट्स कहां से पता लगेगा? क्वांटिटी के हिसाब से, ठीक है। बट अगर हमें 100 क्यूबिक मीटर का कंक्रीटिंग करनी है, ठीक है, तो हमें मजदूर कितने लगेंगे? 10 मजदूर यहाँ पे है 10 क्यूबिक मीटर के लिए। तो 100 क्यूबिक मीटर के लिए कितने मजदूर चाहिए होंगे? 10, 10 इंटू 10, 100 मजदूर, ठीक है। उसके हिसाब से हमारा लेबर रिक्वायर्ड आ जाएगा। उसके बाद डीएसआर से क्या आएगा? हमारा वेज, कि भाई एक दिन में कितना पैसा देना है और कितने दिन काम कराना है, वो किस पे डिपेंड करेगा? आउट टर्न पे, ठीक है। तो ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी काम के रेट एनालिसिस के लिए, ठीक है। हमने इनमें से 3 चीजें पढ़ ली है, क्वांटिटी, लेबर की रिक्वायरमेंट एंड आउट टर्न। अब जो थर्ड है वेजेस, वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। और अगली क्लास में आप लोगों को समझ के आना है कि हर हर एक क्लास ऑफ लेबर क्या क्या काम करता है, ठीक है। मेसन, मिस्त्री, मजदूर, ये सब क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। चलिए फिर तो क्लास को हम एंड करते हैं। मेरे ख्याल से अटेंडेंस हो गई है, क्लास को मैं एंड कर रहा हूँ। अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है। चलो, ओके, बाय बाय।